वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है लिटरेरी थियरी। अब लिटरेरी थियरी में बहुत सारे हैवी टर्म्स आते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म, कॉलोनियलिज्म, मार्क्सिज्म। सुनने में बहुत ही भारी भरकम है, बट अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत आसान है। तो लेट्स बिगिन। पोस्ट कॉलोनियलिज्म। पोस्ट कॉलोनियलिज्म और ओरिएंटलिज्म, इन दोनों में डिफरेंस होता है, बट अक्सर लोग इनको एक सा ही समझते हैं। कॉलोनियलिज्म मतलब जब कॉलोनाइजर्स आए, बाहर से रूल करने के लिए आए, उनको कॉलोनाइजर्स बोलते हैं। और कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, यानी कि जब वो हम पर शासन कर कर चले गए, उसके बाद पोस्ट हम उनका स्टडी कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने हमारे देश में आकर हमें एक्सप्लॉइट किया, हमें रूल किया। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कॉलोनाइज्ड। कॉलोनाइज्ड में आ गए हम इंडियंस और कॉलोनाइजर्स में आ गए ब्रिटिश। तो इस तरह से इस बात का जो स्टडी है कि क्या क्या उन्होंने किया, इंग्लिश एजुकेशन लाए तो इंग्लिश एजुकेशन के बाद हमारे देश में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ गए, लोग करप्ट हो गए, दिस एंड दैट, कि कैसे भारत का जो पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसके बाद इंडिया के पास 25% ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ था बिफोर द ब्रिटिशर्स केम, एंड व्हेन दे लेफ्ट वी वर वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो हाउ आवर इकोनॉमी वाज ड्रेन्ड, इस तरह का जो स्टडी है ये हम लोग पोस्ट कॉलोनियलिज्म में करते हैं। अब ओरिएंटलिज्म क्या होता है? स्टडी ऑफ द फॉल्स डिपिक्शन ऑफ द ईस्टर्न कंट्रीज, यानी ये जो वेस्ट के लोग हैं, ये जो यूरोपियन देश हैं, इनके जो डिज़ाइनर पत्रकार हैं, जो लिटरेरी फिगर्स हैं, ये कैसे हमारे देशों के बारे में, ईस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में, जैसे इंडिया हो गया, अफ्रीका, चाइना, जापान, इजिप्ट, इन सब के बारे में ये कैसे गलत लिखते हैं, चाहे आर्टिस्टिक क्रिएशन में हो, चाहे लिटरेरी पीसेस में हो या हिस्ट्री में हो, ये कैसे हम लोगों को गलत दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ओरिएंटलिज्म इज द फॉल्स डिपिक्शन ऑफ द ईस्ट एज अनसिविलाइज्ड एंड प्रिमिटिव इन कॉन्ट्रास्ट टू द सिविलाइज्ड एंड प्रोग्रेसिव। ये दिखाते हैं कि जो ईस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हैं वो असभ्य हैं, वो प्रिमिटिव हैं, दे आर पुअर इमोशनल फूल्स, अ लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स इंडिया के लिए कहा जाता था। तो इस तरह से कैसे वो हम लोगों को कॉन्ट्रास्ट के ज़रिए और अपने आप को कैसे दिखाते हैं सिविलाइज्ड, हम बहुत सभ्य हैं, हम बहुत प्रोग्रेसिव हैं, मॉडर्न हैं, वी नो हाउ टू लिव एंड यू डोंट नो, यू सिली पीपल, इस तरह से जो है। और ये वर्ड कहाँ से आया है? ओरिएंट का मतलब होता है ईस्ट। तो ओरिएंटलिज्म इज द फॉल्स डिपिक्शन ऑफ द ईस्ट। अब बात करते हैं मार्क्सिज्म के बारे में और कम्युनिज्म के बारे में। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये जो मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म है ये भी एक ही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। मार्क्सिज्म एक सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ़िलॉसफी है जो इस बात का स्टडी करता है कि रूलिंग क्लास कैसे लेबर क्लास का एक्सप्लॉयटेशन करती है, जिस वजह से समाज में हमेशा ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज बरकरार रहता है। तो ये जो प्रॉब्लम है इस बात का स्टडी करती है मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिज्म एक प्रॉब्लम सेंट्रिक फिलॉसफी है। और कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें कि स्टेट या सरकार सारे ही फैक्ट्रीज, फार्म्स और सर्विसेज को ओन करता है ताकि समाज में, सोसाइटी में इक्वालिटी आ सके, रिच एंड पुअर का जो गैप है वो कम हो सके और सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। तो कम्युनिज्म ये मानता है कि जितने भी सेक्टर्स है, सर्विस सेक्टर्स हैं, फार्म्स है, फैक्ट्रीज है, एवरीथिंग, अगर वो प्राइवेट सेक्टर ना रहे एंड सारे के सारे गवर्नमेंट सेक्टर बन जाए तो हो सकता है कि सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो। तो कम्युनिज्म एक सोल्यूशन सेंट्रिक फिलॉसफी है और मार्क्सिज्म एक प्रॉब्लम सेंट्रिक फिलॉसफी है। ये फ़र्क है दोनों में। मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म क्या होता है? मॉडर्निज्म बिलीव्स इन यूनिवर्सल ट्रुथ, सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी, प्योरिटी। ये इस बात पे यकीन करता है कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, एक सत्य है जो कि बहुत सिंपल है समझने में, बहुत क्लियर है, प्योरिटी है और ऑब्जेक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आप चीज़ों को वैसे ही देखिए जैसे वो हैं, एज इट इज़ देखिए। और सब्जेक्टिविटी का मतलब है, सब्जेक्ट का मतलब होता है व्यक्ति, इंसान। तो सब्जेक्टिविटी का मतलब है कि जब अलग अलग इंसान एक ही चीज़ को देख रहे हैं तो उनके मन में क्या क्या फीलिंग्स आ रहे हैं, क्या क्या थॉट्स, आइडियाज़ आ रहे हैं और फिर वो उस तरह को कैसे ले रहा है। तो ये है सब्जेक्टिविटी। बट मॉडर्निज्म बिलीव करता है ऑब्जेक्टिविटी में।
अब जैसे हम बोले ये भगवान की मूर्ति है, तो ऑब्जेक्टिविटी ये है कि ये भगवान है, लेकिन सब्जेक्टिविटी क्या है, नहीं तो ये तो मूर्ति हैं, तो क्या प्रमाण है, क्या रिसर्च है। न्यू एंड इनोवेटिव फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। अब लिटरेचर में अगर साहित्य में बात करें तो मॉडर्निज्म न्यू और नए नए तरीके के लिखने के स्टाइल को लेकर आता है। जैसे कि पहले समय में जो ट्रेडिशनल राइटिंग होता था किसी भी लिटरेरी वर्क का, पोएम का या नॉवल का, जो ट्रेडिशनल तरीका है वो लिखने का ये है कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ों को नैरेट करते हो सिलसिलेवार तरीके से। जैसे कि ये कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर है, इसका जन्म हुआ, ये बड़ा हुआ, इसके जीवन में इस समय ये घटनाएं हुई, फिर इस समय ये हुआ, वो हुआ, एंड फिर क्लाइमैक्स, एंड। तो ये क्या है, आप क्रोनोलॉजिकली बयां कर रहे हो उस कैरेक्टर के जीवन की घटनाओं को। ये ट्रेडिशनल तरीका है। बट मॉडर्निज्म में नया नया तरीका हम लोग अपनाते हैं लिटरेचर में। जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल लेके आई, जिनको कि मॉडर्निस्ट टेक्स्ट कहा जाता है। उसमें वो कॉन्शियसनेस के फ्लो को नैरेट कर रही हैं, चेतना के बहाव को वो उस राइटिंग में लिख रही हैं कि वो ये कैरेक्टर का जो कॉन्शियसनेस है वो कैसे फ्लो कर रहा है। वो उस चीज़ को देख रहा है, फिर ये सोच रहा है, फिर वहाँ से वहाँ पहुँच गया। तो अब जब आप थॉट्स को स्टडी कर रहे हो, थॉट्स का तो कोई पैटर्न नहीं होता। अगर किसी दिन आप ये लिखने बैठ जाओ कि मेरा थॉट्स, इस थॉट के बाद वो थॉट आया, फिर वो थॉट आया, फिर वो थॉट आया, तो इसको अगर आप लिखोगे, क्योंकि इसका कोई पैटर्न नहीं होता, तो जो पढ़ने वाला है वो बिल्कुल समझ नहीं पाएगा। उसके लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है और बहुत ही डीप रीडिंग करना पड़ता है उस चीज़ को समझने के लिए। तो मॉडर्निस्ट राइटिंग आपको न्यू और इनोवेटिव फॉर्म्स ऑफ राइटिंग लेके आता है और ये ट्रेडिशनल तरीके से ब्रेक है। और इसका टाइम पीरियड क्या है? मॉडर्निज्म का टाइम पीरियड है 1900 से 1940। ऐसा माना जाता है कि मॉडर्निस्ट लिटरेचर जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से इन्फ्लुएंस हुआ था। अब बात करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में। ये मॉडर्निज्म के बाद आने वाला थियोरी है जिसका टाइम पीरियड है 1960s से 1990। ये जो थियोरी है या फिलॉसफी है, इट क्रिटिसाइजेस मोरालिटी, it criticizes truth, reality and believes in many ideas and subjectivity. पोस्ट मॉडर्निज्म ट्रुथ को क्रिटिसाइज करता है, सच्चाई को, सत्य को। अब जैसे कि सच बोलना अच्छा होता है, सही है, बट कभी कभी लोग क्वेश्चन करते हैं कि नहीं, हर समय सच नहीं बोलना चाहिए, ज़माना ऐसा है, यू हैव टू बी क्लेवर। या कृष्ण जी जो हैं वो भी महाभारत में हम देखते हैं कि धर्म की जीत के लिए बोलते हैं अश्वत्थामा हतो भव। तो ये क्या है, यहाँ पे आप अपने थॉट्स और आइडियाज़ के ज़रिए एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से ले रहे हो और क्वेश्चंस अराइज कर रहे हो माइंड में। तो दिस इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म। और लिटरेचर की बात करें तो यूज़ ऑफ मिक्सचर ऑफ मेनी ट्रेडिशनल फॉर्म्स इन राइटिंग, यानी कि अगर हम किसी पोस्ट मॉडर्निस्ट लिटरेचर को पढ़ते हैं तो उसमें आपको मिक्सचर मिलेगा, यानी कई कई फॉर्म्स ऑफ राइटिंग आपको मिलेंगे। उसमें आपको इंटरटेक्सचुअलिटी मिलेगा। इंटरटेक्सचुअलिटी का ये मतलब है कि एक ही टेक्स्ट में, सपोज कोई राइटर अपनी कोई कविता लिख रहे हैं, उसमें वो दूसरे 4-5 और राइटर्स के किसी और पोएम, किसी और नॉवेल, किसी और ड्रामा के वर्ड्स को, लाइंस को जगह देते हैं। और अगर आपको उस एक राइटर के वर्क के मीनिंग को पूरी समझना है तो आपको वो सारे राइटर्स कहाँ कहाँ से कौन कौन से लिए हैं, क्या मीनिंग है, ये समझना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं इंटरटेक्सचुअलिटी, यानी जब आप रेफरेंसेस और अल्यूजन्स का यूज़ कर रहे हो अपने टेक्स्ट में। पोस्ट मॉडर्निज्म में अनरिलायबल नरेशन होता है। जो नैरेटर है उसके ऊपर आप डिपेंड नहीं हो सकते हो। आपको अपना डीप एनालिटिकल स्किल्स को हमेशा, यू हैव टू बी अलर्ट व्हाइल रीडिंग द टेक्स्ट। आप नैरेटर पे डिपेंड नहीं कर सकते हो। एंड ये बहुत ही एक्सपेरिमेंटल इन राइटिंग होता है, यानी कि आप इसमें सिम्बॉलिज्म का यूज़ करते हो, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ करते हो, अलग अलग तरह के अल्यूजन्स का यूज़ करते हो। तो ये है पोस्ट मॉडर्निज्म। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थियोरीज, फॉर्मेलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म। फॉर्मेलिज्म का क्या मतलब होता है? फॉर्म एंड स्टाइल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन कॉन्टेंट और मीनिंग इन आर्ट। फॉर्म, ढंग, फॉर्म और स्टाइल कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर या मीनिंग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर हो जाए और ऐसा का जो स्टडी करे उसको बोलते हैं फॉर्मेलिज्म।
जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वर्क में सपोज़ आप कोई पोएम पढ़ रहे हो एंड वो बहुत ही रिदमिक है, उसका फ्लो बहुत ही अच्छा है, तो एक बार के लिए उसको पढ़ते पढ़ते आप भूल जाते हो कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, एंड यू रिजॉयस एंड एन्जॉय दैट फ्लो एंड रिदम ऑफ पोइट्री। तो यहाँ पे फॉर्म जो है, जो स्टाइल है, वो कंटेंट और मीनिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। और न्यू क्रिटिसिज्म भी फॉर्मेलिज्म का ही एक हिस्सा है, फॉर्मेलिस्ट फिलॉसफी ही है। न्यू क्रिटिसिज्म emphasizes close reading to discover how a piece of work can be seen as a self-referential aesthetic object. Aesthetic का मतलब होता है related to beauty। तो कैसे कोई वर्क जो है, कोई पोइट्री जो है, वो अपने आप में एक एस्थेटिक ऑब्जेक्ट बन जाता है, एक ब्यूटीफुल सा ऑब्जेक्ट बन जाता है, और तब आप डिस्कवर करते हो क्लोज रीडिंग के थ्रू कि हाउ रिदमिक इट इज़, हाउ गुड इट इज़ साउंडिंग। तो ये है न्यू क्रिटिसिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म का ये थियोरी है कि देयर इज़ अ डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड अ सेंटर। ये वो फिलॉसफी है, देखिए लिटरेरी थियोरी का मतलब होता है अलग अलग एंगल्स दुनिया को देखने का, अलग अलग पर्सपेक्टिव या नज़रिया। कहा भी गया है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जिस तरीके से चीज़ों को देखते हैं आपको वैसे ही नज़र आती हैं। तो स्ट्रक्चरलिज्म वो थियोरी है जो इस बात पे यकीन करता है कि देयर इज़ अ डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड अ सेंटर। यानी कि सपोज हम इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को एज अ स्ट्रक्चर ले लें, तो इसका सेंटर कौन है? इसका केंद्र है ईश्वर, भगवान। अगर हम इस ह्यूमन बॉडी को एज अ स्ट्रक्चर ले लें तो इसका सेंटर कौन है? इसका सेंटर है नाभि चक्र, नेवल पॉइंट। तो हर चीज़ का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है और उसका एक सेंटर होता है। ये है स्ट्रक्चरलिज्म। अब बात करते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म स्ट्रक्चरलिज्म के बाद आया था और ये इस बात पे यकीन करता है कि कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई सेंटर नहीं होता है। बहुत सारे आइडियाज़ का जो डिस्कवरी है वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म करती है और इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। यानी कि अब अगर आप बोलो कि भगवान नहीं होते हैं, हाँ, तो अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, नहीं तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, भगवान नहीं होते हैं, ये वो दिस दैट। फिर जो जो विश्वास रखते हैं वो उनको समझाएंगे। तो कहने का मतलब है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में बहुत सारे आइडियाज़ है, बहुत सारे इंटरोगेशन है, कॉन्ट्राडिक्शन है, क्वेश्चंस हैं, खेल है मीनिंग्स का, प्ले ऑफ मीनिंग्स है। ये है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो मानती है कि कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई सेंटर नहीं होता है। अब बात करते हैं डीकंस्ट्रक्शन के बारे में। देयर कैन बी मैनी अंडरलाइंग मीनिंग्स ऑफ अ टेक्स्ट। अगर हम बोले कि आपको इस लिटरेरी वर्क को, इस पोएम को डीकंस्ट्रक्ट करना है, मतलब कंस्ट्रक्ट का क्या मतलब होता है? बनाना। डीकंस्ट्रक्ट का मतलब है कि आपको उसमें से बार बार नए मीनिंग्स निकालने हैं। और डीकंस्ट्रक्शन ये मानता है कि एक ही टेक्स्ट का कई सारा मीनिंग्स हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अब जैसे मेरा जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा रिलीजियस है। जैसे जो छोटे कृष्ण जी हैं, कान्हा, वो अपनी मैया से बोलते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब मारवाड़ी में ये जो लाइन है, मैं नहीं माखन खायो, इसका दो मतलब है। मैं नहीं माखन खायो मतलब मैंने ही माखन खाया, और मैं नहीं माखन खायो मतलब मैंने माखन नहीं खाया। तो ये दो मीनिंग्स एक ही लाइन से निकल के आ रहा है, इसको बोलते हैं डीकंस्ट्रक्शन। होप आपको डीकंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सारे ही लिटरेरी थियोरी के जो भी मेजर टर्म्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।